हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपके प्रीलिम्स पेपर को टारगेट करने के लिए यहाँ पर एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके अंदर हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है उसको MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। डेली के हम 10 क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और उसके बाद आप आंसर जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका क्वेश्चन है 5G के ऊपर। तो रिसेंटली आपको पता होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने 5G को लॉन्च किया था, जो कि आपके इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में भी अवेलेबल था। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। ये बेसिकली आपकी 5G और 4G की जो स्पीड कंपैरिजन है और जो लेटेंसी है उनके बारे में बात करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे ही आपका 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G आया तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होती गई और यहाँ पर जो स्पीड है इंटरनेट की वो इंक्रीज होती गई। और अगर मैं लेटेंसी की बात करूं तो लेटेंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लगता है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी लेटेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं 4G और 5G को कंपेयर करूँ तो 5G की लेटेंसी कम होती है। तो अगर मैं इसको नंबर्स की टर्म्स में देखूं तो 5G की जो लेटेंसी होती है 1 मिली सेकेंड के अराउंड होती है और 4G की 10 मिली सेकेंड के अराउंड होती है। तो दोनों की लेटेंसी सेम नहीं होती। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। इन द सेम वे इफ़ आई टॉक अबाउट कि 5G और 4G की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो 4G की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 100 Mbps तक होती है और अगर मैं आपकी 5G की स्पीड के बारे में बात करूं तो वो Gbps में होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इससे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक स्टडी आई थी जिसके अंदर जो ओशन मेल्ट हो रहा है, आर्कटिक सी मेल्ट हो रहा है, उसको ओशन एसिडिफिकेशन के साथ लिंक किया था। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट विल रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। ऑफकोर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सीवियर या तो ड्रॉट हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है। तो उसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन विल डिस्टर्ब द मैरीन फूड चेन। तो यहाँ पे इस स्टडी के अंदर बात करी गई कि जो एसिडिफिकेशन हो रही है दैट मीन्स ओशंस के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो उनका जो फूड चेन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, एज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज पेस्ट अटैक्स में इंक्रीज ऑन द क्रॉप्स। तो ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे अलग अलग एवोल्यूशन होता जाएगा आपके पेस्ट्स और पेस्ट वगैरह के अंदर भी। तो अल्टीमेटली क्रॉप्स को जो पेस्ट अफेक्ट करने वाले हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात तो अगर मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आता है। आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लाई करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके अंडर 2 एक्ट्स होते हैं जिनके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है। एक आपका फेमा होता है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा होता है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इन दोनों एक्ट्स के तहत ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो जितने भी लॉज वगैरह होते हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक क्राइम होती है उनसे फाइट करने के लिए तभी तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करेंगे, तभी तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी CBI के बारे में, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो अगर मैं इसकी मिनिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल
पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर ये जो बॉडी है वो लाई करती है। ये भी एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत ही काम करती है। तो आपका जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। तो इन दोनों के तहत सीबीआई काम करती है। तो अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस लाने पड़ेंगे तो इन दोनों एक्ट को बेसिकली ये कंसीडर करने वाले हैं, इन दोनों एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनका एक टर्म टेन्योर होता है जिसके तहत वो यहाँ पर सर्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सीबीआई के अंदर ऑफिसर्स के बारे में बात करूं तो उनका टेन्योर जो है वो 2 साल का रहता है और इसको 3 बार एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे पोस्ट की बात करूँ कि एक आपका डिप्टी सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी होता है, ये सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो इनको ना एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है। कूलिंग ऑफ पीरियड आपके हर एक पोस्ट के लिए अलग रहता है। जैसे कि अगर मैं डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के बारे में बात करूं तो इनका कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का रहता है। इसके अलावा अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन और जम्मू कश्मीर वाले रीजन के बारे में बात करूं तो उनका जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो 2 साल का रहता है। हालांकि कूलिंग ऑफ पीरियड के तहत ये अपने जो स्टेट कैडरे है उसके अंदर सर्व करते हैं, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हरिकेन इयान है वो आपके यूएसए के साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में आया है। कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा वाले जो रीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इसने डिस्ट्रॉय किया है। तो बेसिकली ये जो आपके हरिकेन्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यूएसए के अंदर साइक्लोन्स को हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी कुछ कंडीशंस रहती है। इवन आपके एक और टाइप के साइक्लोन्स होते हैं जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर फ्रंट्स का होना ज़रूरी होता है। एक आपकी वार्म फ्रंट्स होती हैं, एक आपकी कोल्ड फ्रंट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात करूँ तो ये विग्रस होते हैं, हाई वेलोसिटी के होते हैं, ओशंस में बनते हैं और जैसे ही ये लैंड एरियाज के टूवर्ड्स आते हैं तो ये थोड़े से वीक हो जाते हैं और अल्टीमेटली कॉन्टिनेंट्स के जब इंटीरियर में पहुंचते हैं तो ये जो साइक्लोन्स हैं वो डाई हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं साइक्लोन्स के ओरिजिन के बारे में बात करूं तो जो ओशन के अंदर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर कंडीशन होती है तो उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो ओरिजिनेट करता है। ओशंस के अंदर इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा रहती है, ज़्यादा वेलोसिटी होती है और जैसे जैसे ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कॉन्टिनेंट्स की तरफ आते हैं, कोस्टल रीजन्स की तरफ आते हैं तो ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रॉय करते हैं ये कोस्टल रीजन्स को करते हैं और अल्टीमेटली कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर तक आते आते ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसके अंदर आपकी टेम्परेचर वेरिएशन होती है। एक आपकी कोल्ड फ्रंट्स होती हैं, एक आपकी वार्म फ्रंट्स होती हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो ये ओरिजिन करता है आपका टेम्परेट साइक्लोन को। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि दे आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्परेचर वेरिएशन, जो कि हमें टेम्परेट साइक्लोन में देखने को मिलता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। तो आपका आंसर रहेगा 1 और 2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल नीनो के बारे में। तो रिसेंटली आपका जो एल नीना और ला नीना है वो न्यूज़ में चलता रहता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं एल नीनो के बारे में बात करूँ तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल ईयर के बारे में बात करूँ तो आपका जो साउथ अमेरिकन वाला रीजन होता है, कोस्ट होता है, जिसको हम पेरुवियन कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो वो यूजुअली कोल्ड होना चाहिए और आपका जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट होता है वो यूजुअली वार्म होना चाहिए। पर क्योंकि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं तो इस वजह से ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो शिफ्ट हो जाती है। दैट मीन्स आपके जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है वहाँ पर आपको वार्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा और जो आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है वहाँ पर आपको कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं जब वार्म टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो हवा है वो ऊपर उठेगी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और अल्टीमेटली वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और इसकी वजह से जो भी पेरुवियन आपके कोस्ट पर बहुत सारी फिशिंग इंडस्ट्री होती थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि ये जो फिशेस होती हैं वो कोल्ड करंट के साथ ही ऊपर अपने सी सरफेस पर आती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फिशिंग इंडस्ट्री है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर पढ़ूँ कि इट इज़ कॉज ड्यू टू वीक ट्रेड विंड्स मेकिंग वार्म वाटर्स मूव ईस्टवर्ड, तो ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको समझा ही दी कि कैसे वार्म हो जाती है ट्रेड विंड्स और अल्टीमेटली जो वार्म आपकी करंट्स होती हैं वो ईस्टवर्ड मूव कर जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे साउथ अमेरिकन की कोस्ट की टूवर्ड्स
मूव कर जाती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट डीपन्स द थर्मोक्लाइन एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो ये भी सेम चीज़ की ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका वार्म टेम्परेचर हो जाता है। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट रहेगी वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को आपके मिडीवल हिस्ट्री के टाइम पे इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, और यहाँ पर उसके बाद इस टेम्पल को एक हमारी रानी है जिनका नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, इन्होंने दोबारा से इस टेम्पल को रेनोवेट किया था। तो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करूँ कि इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 18th सेंचुरी, आपके मिडीवल पीरियड के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया था दोबारा से आपकी जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो रिसेंटली हमारा एक जो अन्नपूर्णा आइडल है उनको चुरा लिया गया था और कनाडा से उसको वापस लाया गया है। हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको रिसीव किया है, और अल्टीमेटली इस आइडल को हमारे जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है इसके अंदर दोबारा से स्थापित किया गया है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक जो ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर लोकेटेड है, तो यहाँ पर आपकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करूँ तो जो सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं और सरकार को जितनी भी कमाई होती है, अगर मैं उन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कमाए 100 रुपये, यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तो सरकार ने कमाए 100 रुपये और एक्सपेंडिचर कर दिया 150 रुपये का, तो यहाँ पर उनकी जो इसका डिफरेंस होता है दैट इज़ 50 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर मैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट्स को माइनस किया जाता है, लेकिन इसी डेफिसिट के अंदर हम जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं दैट मीन्स सरकार ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है उनको भी माइनस किया जाता है, तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, तो जितना भी फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट लीड्स टू डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपका जो भी फिस्कल डेफिसिट है वो एक तरह से इन्फ्लेशनरी मेजर होता है, दैट मीन्स जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, तो ये डिफ्लेशनरी मेजर नहीं होता। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ कि इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्राइमरी डेफिसिट, तो जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसकी वजह से जो प्राइमरी डेफिसिट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इट लीड्स टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो अगर मैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करूं, जब सरकार का बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है तो वो मार्केट से, पब्लिक से पैसा लेते हैं और अल्टीमेटली अपना ये जो पैसा है अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर सरकार ने ही सारा पैसा ले लिया तो जितने भी आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, तो उनके जो पैसा लेने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की क्राउडिंग आउट कर देता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका है बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड। तो अगर मैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में बात करूं तो 2015 के अंदर एक कमेटी आई थी जिसका नाम है पीजे नायक कमेटी, और इसके तहत ही बैंकों के लिए एक आपका मिशन इंद्रधनुष जो है उसको लॉन्च किया गया था, और इस मिशन के अंदर ही, इस प्लान के अंदर ही आपका जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसको बनाया गया था। ये जो ब्यूरो है बेसिकली इसने काम करना था जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं उनकी सिलेक्शन के लिए ये जो ब्यूरो है वो रिकमेंडेशन देता था। और रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के साथ, तो इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि ये इंद्रधनुष प्लान के अंडर आता है तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इनके जो हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर नहीं होते। यहाँ पे बोर्ड को अपॉइंट किया जाता है और उनमें से ही एक हेड को बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी।
लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका युवा 2.0 प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो कि अभी रिसेंटली आपके 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन इसको लॉन्च किया गया है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इन्होंने इसको लॉन्च किया है और इसके अंदर इनका एम बेसिकली यही है कि जितने भी यहाँ पर ऑथर्स हैं जो कि 30 साल से कम की उम्र के हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी और बेसिकली जो प्रमोट किया जाएगा रीडिंग राइटिंग स्किल्स को, ताकि जो नए नए ऑथर्स हैं वो यहाँ पर उनको प्रमोट किया जा सके। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज बोथ 1 and 2। आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो MCQ है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले 10 MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।